Assalamualaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. As we have started the series of elimination reactions and this is our fourth video. In this video I will tell you about E1CB mechanism. So let's get started. E1CB mechanism. E1CB is basically the abbreviation of elimination unimolecular conjugate base. It is basically the mechanism in which the CH bond breaks first and then the CX bond is broken out. हम लोगों ने E1, E2 mechanism देखा है. E1 में हम लोगों ने बोला था कि CX bond will break first. उसके बाद जो E2 था उसमें हम लोगों ने बोला कि CX bond और CH bond they will break both at the same time simultaneously. E1CB mechanism एक ऐसा mechanism है in which the CH bond will break first and then after that the CX bond will break. इस mechanism को कार्बोएनाइन mechanism भी कहते हैं. And this is basically a base catalyzed unimolecular elimination reactions because as we know that CH bond breaks first in this mechanism, so it is basically base catalyzed क्योंकि base क्या करेगा कि हाइड्रोजन को आके abstract करेगा first. As a result एक conjugate base बनेगी. हम कहते हैं कि जो E1CB mechanism है it is a two-step process. In the first step basically deprotonation of the substrate takes place to form the conjugate base, and in the second step departure of the leaving group occurs to form a pi bond. So अब अगर हम इसका mechanism देखें हम कहते हैं कि it is a two-step process. सबसे पहले ये एक ऐसा mechanism होता है जिसमें CH bond जो होता है वो break होता है first and then after that the CX bond breaks. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कोई भी बेस जो होती है वो अटैक करती है हाइड्रोजन के ऊपर, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, और उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है. एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है कार्बोएनाइन विच इज द इंटरमीडिएट. सो E1CB मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट हमारे पास क्या होता है कार्बोएनाइन. इन द सेकंड स्टेप विच इज द स्लो स्टेप द कार्बोएनाइन में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो शिफ्ट करता है यहाँ पर और जो लीविंग ग्रुप होता है वो लीव कर जाता है. सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि E1CB mechanism in the first step deprotonation occurs and as a result a conjugate base is formed, and in the second step the CX bond breaks. और यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो सेकंड स्टेप है दिस इज बेसिकली द स्लो स्टेप एंड इज देयरफॉर द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. सेकंड स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. अब हम देख लेते हैं कि इसका रेट क्या है. हम कहते हैं कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सेकंड स्टेप दिस इज बेसिकली द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जस्ट वन मोलिक्यूल इज इन्वॉल्व्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन. सो E1CB मैकेनिज्म इज बेसिकली यूनिमोलिक्यूलर. हम कहते हैं कि दो इट इज यूनिमोलिक्यूलर बट इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स because reason is that because the rate of the formation of the conjugate base which is the true intermediate in the reaction depends on the concentration of both the reactants. हम कहते हैं कि दो it is unimolecular but इसका ऑर्डर क्या होता है सेकंड ऑर्डर है. सेकंड ऑर्डर क्यों है कि अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो इस मैकेनिज्म में जो ट्रू इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बोएनाइन. दो के रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जस्ट हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, लेकिन अगर हम देखें तो इट इज द ट्रू इंटरमीडिएट और जो फॉर्मेशन ऑफ द ट्रू इंटरमीडिएट है इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट इज बेस एंड सबस्ट्रेट टू. सो दैट्स व्हाई जो ऑर्डर है वो क्या है हमारे पास सेकंड ऑर्डर है. सो ओवरऑल रेट हमारे पास इसका क्या आता है K सबस्ट्रेट इनटू बेस. हम लोगों ने बोला कि दो द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप involves a single species, so
है तो ये यूनिमोलिक्यूलर, इस वजह से है यूनिमोलिक्यूलर, बट इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर क्यों है, क्योंकि जो रियल इंटरमीडिएट हमारे पास इस पूरे मैकेनिज्म में है, दिस इज कार्बोएनाइन। और जो कार्बोएनाइन की फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है दोनों रिएक्टेंट के ऊपर, दैट इज बेस एंड द सबस्ट्रेट। सो दैट्स वाई जैसे जो ऑर्डर होगा वो सेकंड ऑर्डर होगा, और ओवरऑल रेट जो होगा वो क्या होगा, K इंटू सबस्ट्रेट इंटू बेस। उसके बाद हम कहते हैं E1CB जो होता है वो लेस कॉमन होता है, और ये उसी वक्त ही फॉलो होता है अगर कुछ कंडीशंस मीन स्पेसिफिक कंडीशंस हों, तो उस टाइम पर E1CB मैकेनिज्म जो है वो प्रोसीड करता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं। Number 1 is the substrate should have a strongly acidic beta hydrogen। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि E1CB मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप है वो बीटा हाइड्रोजन की डीप्रोटोनेशन है, मींस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि वो जो बीटा हाइड्रोजन है इट मस्ट बी स्ट्रॉन्गली एसिडिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक अगर हम देखें कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, सबसे इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो सके। जितना एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो इतना ही इजीली रिमूव आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि हम लोगों ने H को रिमूव करना है। फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली द ब्रेकेज ऑफ द CH बॉन्ड। तो जितना एसिडिक हाइड्रोजन होगा उतना इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो E1CB मैकेनिज्म उतना ही इजीली प्रोसीड करेगा। सो कोई ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें जितना स्ट्रॉन्गली एसिडिक बीटा हाइड्रोजन होगा वो इतना ही E1CB मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड आउट करेगा। Number 2 is base used in the reaction should be quite strong. As we know कि E1CB mechanism में the first step is the breakage of the CH bond, और वो H remove कैसे होगा, बेस के थ्रू। तो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो उतना इजीली और उतना फास्टर उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, उतना इजीली जो होगा वो CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो E1CB मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगा। इट मीन्स कि जितना स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करेंगे E1CB मैकेनिज्म जो होगा वो उतना ही प्रोसीड करेगा। नंबर 3 इज देयर शुड बी एनाइन स्टेबलाइजिंग R ग्रुप एट बीटा कार्बन। इट मीन्स कि हमें पता है कि जो हमारा E1CB मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोएनाइन है, और कार्बोएनाइन बेसिकली क्या, बीटा कार्बन के ऊपर जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, जब CH बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस टाइम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस बीटा कार्बन के ऊपर, क्योंकि प्रोटॉन अपना भी एक इलेक्ट्रॉन लीव करके चला जाता है। सो बीटा कार्बन के ऊपर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उस कार्बन के ऊपर कोई ना कोई एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप जरूर होना चाहिए, क्योंकि जितना एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप होगा वो उस एनाइन को स्टेबलाइज कर लेगा, हमारा इंटरमीडिएट उतना ही स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होगा तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन होगा वो E1CB मैकेनिज्म के थ्रू ही प्रोसीड करेगा। सो इट मीन्स कि जो हमारा सबस्ट्रेट है उसका जो बीटा कार्बन है उसके ऊपर कोई एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप भी होना चाहिए। अगर एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप होगा तो E1CB मैकेनिज्म के थ्रू वो प्रोसीड करेगा रिएक्शंस उसके। उसके बाद नंबर 4 इज दैट द लीविंग ग्रुप शुड बी पुअर लीविंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि E1 में क्या होता है, CX बॉन्ड पहले ब्रेक करता है। तो अगर हमारा लीविंग ग्रुप स्ट्रोंग होगा वो तो E1 के थ्रू प्रोसीड करना स्टार्ट कर देगा, वो पहले स्टेप में ही रिमूव आउट हो जाएगा। और E2 में हमने देखा कि CH और CX बॉन्ड जो है वो दोनों एट अ टाइम जो होते हैं वो रिमूव आउट हो जाते हैं। सो इसमें भी लीविंग ग्रुप बेसिकली एज सच पुअर नहीं है। और E1CB में हम देख रहे हैं कि पहला जो स्टेप है दिस इज बेसिकली द ब्रेकेज ऑफ द CH बॉन्ड, और लास्ट पे जाके CX बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक करेगा। सो इस वजह से हमारा लीविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए। अगर हमारा लीविंग ग्रुप अच्छा है तो वो क्या होगा, पहले ही CX बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। CH बॉन्ड ब्रेक होने की बजाय CX बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाएगा, तो वो तो रिएक्शन E1 बन जाएगा।
E1CB में पुअर लीविंग ग्रुप होना चाहिए ताकि CX बॉन्ड पहले ब्रेक ना करे, बल्कि पहले हमारा कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो, CH बॉन्ड ब्रेक हो. So these are all the conditions that must be followed for the E1CB reaction to proceed. Now let us see the एग्जाम्पल. फर्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या होता है कि डीप्रोटोनेशन होती है. कोई भी बेस आएगा और वो आके अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. एज अ रिजल्ट एनाइन विल बी फॉर्म्ड. यहाँ पे अब हमारे पास ये एनाइन बन चुका है और उसके बाद फर्दर क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा वो मूव करेगा और यहाँ से लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एल्कीन बन जाएगा. सो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है क्योंकि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है जिसकी वजह से हाइड्रोजन एसिडिक हो गई. उसके बाद हम लोगों ने बेस यूज की. बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ ताकि वो इजीली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सके. उसके बाद हम लोगों ने बोला कि एनाइन स्टेबलाइजिंग, और अगर यहाँ पे हम देखें तो जो हम यहाँ पे एनाइन जब बना तो उस कार्बन के ऊपर हमारे पास एक एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप भी मौजूद है. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं, दीज आर बेसिकली द एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप्स. तो एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप भी मौजूद है, ये एनाइन स्टेबलाइज कर देगा. सो हमारा इंटरमीडिएट जो है वो क्या है, स्टेबलाइज्ड है. और उसके बाद जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो भी एज सच गुड लीविंग ग्रुप नहीं है, पुअर लीविंग ग्रुप है. सो इस वजह से ये जो रिएक्शन है वो E1CB मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड किया है. अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं E1CB रिएक्शंस के. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि जो E1CB मैकेनिज्म है उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, दिस इज रिवर्सिबल. As we can see in this example कि फर्स्ट स्टेप जो है वो रिवर्सिबल स्टेप है. सो इट मीन बिफोर कंप्लीशन हम इस पूरे रिएक्शन को, बिफोर कंप्लीशन हम इसको स्टॉप कर सकते हैं. अगर मैं एथेनॉल, हम लोगों ने बेस क्या यूज किया है, एथेनॉल बेसिकली हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया हुआ है. अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं ड्यूटीरियम से, कार्बोएनाइन जब फॉर्म हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूं ड्यूटीरियम से, तो ये जो मेरे पास रिएक्शन है ये बैकवर्ड भी जा सकता है क्योंकि ये E1CB मैकेनिज्म है ना. तो ये मैकेनिज्म जो है, अगर मैं एथेनॉल में डी डाल दूं, उसको रिप्लेस कर दूं, तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन क्या करेगा, बैकवर्ड जाने की कोशिश करेगा. सो इट मीन्स अगर मैं ड्यूटीरियम डालती हूँ तो वो क्या, मेरे पास एक आइसोटोप बन के आ जाएगा. जब ये आइसोटोप बनेगा तो इस आइसोटोप से मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी कि जो मेरा मैकेनिज्म, रिएक्शन जो प्रोसीड कर रहा है वो E1CB मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड कर रहा है. बिकॉज इस जो मेरे पास ये आइसोटोपिक सबस्ट्रेट बना है, इससे मुझे ये कंफर्म हो गया कि मेरा जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोएनाइन फॉर्म हुआ है. और कार्बोएनाइन की फॉर्मेशन किस में होती है, जस्ट E1CB मैकेनिज्म के थ्रू. हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप है इट इज बेसिकली द रिवर्सिबल स्टेप, और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर मैं एथेनॉल में बेसिकली क्या करूँ, रिप्लेस कर दूं हाइड्रोजन को ड्यूटीरियम के साथ, तो एज अ रिजल्ट मेरे पास आइसोटोपिक सबस्ट्रेट बनेगा. और आइसोटोपिक सबस्ट्रेट का फॉर्म होना इस बात का सबूत है कि जो हमारा रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रहा है E1CB मैकेनिज्म के थ्रू, बिकॉज इट कंफर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनाइन. नंबर सेकंड इज सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट. हम लोगों को पता है कि इसमें फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली द ब्रेकेज ऑफ द CH बॉन्ड, और फर्स्ट स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है E1CB मैकेनिज्म में, और जो सेकंड स्टेप है वो स्लो स्टेप है. जो लीविंग ग्रुप की ब्रेकेज है वो स्लो स्टेप है. सो अगर इसमें E1CB में मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हूँ ड्यूटीरियम से, जो रेट में कोई इफेक्ट इतना खास नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, बिकॉज the breakage of the CH bond is not involved in the rate determining step. So that's why इसके अंदर प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं है, और जो इसकी KH/KD की वैल्यू आएगी वो लो वैल्यूज आएंगी, हाई वैल्यू नहीं आएगी. इसकी KH/KD की वैल्यूज जो आती हैं वो कम आती हैं.
अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं ड्यूटेरियम से इसके अंदर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज CH बॉन्ड ब्रेकेज इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। उसके बाद नंबर 3 इज द प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ द एज एंड द लीविंग ग्रुप। अब हम लोगों को पता है कि सिमिलर टू द E2 प्रोसेस, जैसे हम लोगों ने बोला था कि प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए। अब वो एंटी प्लेनर भी हो सकती है और सिन प्लेनर भी हो सकती है। अब E1CB मैकेनिज्म में भी हम कहते हैं कि प्लेनर ज्योमेट्री ही होनी चाहिए, चाहे वो एंटी प्लेनर हो या फिर सिन प्लेनर हो। क्यों? द रीजन इज दैट कि E1CB मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कि एनाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी और यानी कि एक p ऑर्बिटल बनेगा जिसके अंदर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। और सेकेंडली जब सेकंड स्टेप में CX बॉन्ड रिमूव की ब्रेकेज होगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। So they should, leaving group hydrogen must be planar, because जब वो orbitals बनेंगे so उसके बाद उनमें overlapping होगी to form a pi bond. So ये planar होने चाहिए ताकि इस तरह से oriented हो कि वो properly overlap कर सके to form the pi bond. और जब हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद जो नेगेटिव साइन वाला ऑर्बिटल बनेगा वो, और जो एम्प्टी ऑर्बिटल बनेगा आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ द CX बॉन्ड, इट शुड ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो अगर ये पैरेलल होंगे तो वो इजीली ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। उसके बाद है आयन पेयर मैकेनिज्म। हम कहते हैं जब अगर हम कोई न्यूट्रल बेस ऐड करें तो जो हमारा रिएक्शन होगा वो प्रोसीड करेगा थ्रू आयन पेयर मैकेनिज्म, और जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा क्या बनेगा, वो कार्बो एनाइन आयन पेयर इंटरमीडिएट बनेगा। बेसिकली होता क्या है कि बेस का काम होता है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। सो अगर हम देखें कि जब भी हम कोई न्यूट्रल बेस ऐड करेंगे तो वो क्या करेगी, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, एज अ रिजल्ट उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जब हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या हो गया, आयन पेयर बन गया। सो दिस इज बेसिकली द आयन पेयर मैकेनिज्म एंड दिस इज आयन कार्बो एनाइन आयन पेयर इंटरमीडिएट। और इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम E1CB IP भी कहते हैं। This type of reaction is more probably with an olefinic substrate rather than saturated substrate because of higher stability of conjugate base in the olefinic substrate. हम लोगों ने पीछे देखा कि जितने भी E1 और E2 reactions हैं उनमें ये होता है कि कोई saturated compound होता है और वो convert होता है अल्कीन में। लेकिन इसमें क्या है कि अल्कीन अगर हम लें तो वो भी E1CB मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि जो अल्कीन होंगे उनमें जो एनाइन बनेगा वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, हाईली स्टेबलाइज होगा। और बेसिकली क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बन रहा है ओलिफिन्स में वो बेसिकली sp2 कार्बन के ऊपर फॉर्म हो रहा है। और एज वी नो दैट sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ sp3, सो इस वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ज्यादा स्टेबलाइज है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि जो आयन पेयर मैकेनिज्म है वो अल्कीन्स जो होते हैं वो ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्केन्स। सो एज अ रिजल्ट इसमें हमारे पास अल्काइंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट E1CB मैकेनिज्म। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो गिव अ बिग थम्स अप टू माय वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो इंशाल्लाह कुछ फैक्टर्स पे आएगी जिसमें हम E1, E2 और E1CB को कंपेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।